नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको ऑडिटिंग जो है उसका चैप्टर 4 आंतरिक नियंत्रण, ठीक है, इसके बारे में आपको समझाएंगे। ठीक है साथियों, इसका अर्थ क्या होता है, इसका क्या उद्देश्य होता है, ठीक है, ये सभी चीज़ें, परिभाषा क्या होती है, सब कुछ चीज़ें आपको हम बताएंगे। साथियों, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमने वर्षिका एकेडमी ऐप पर, वर्षिका एकेडमी ऐप जो आप प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हो, उसमें ऑडिटिंग पुस्तिका डाली है। चैप्टर फर्स्ट में हमने 376 क्वेश्चन बनाए ऑब्जेक्टिव, चैप्टर 2 में 164, चैप्टर 3 में 164, चैप्टर 4 जो अब हम पढ़ा रहे हैं इसके अभी क्वेश्चन चल रहे हैं। लगभग 140 हम बना चुके हैं। हम कोशिश करेंगे 200 तक हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएं। ठीक है साथियों, यदि आपको ये नहीं मिलते हैं तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9785070940 पर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो संपर्क कर सकते हो। ठीक है साथियों, अब हम चर्चा करते हैं आंतरिक नियंत्रण के बारे में। इसके अर्थ के बारे में करते हैं। आंतरिक नियंत्रण व्यवसाय की समस्त गतिविधियों पर नियंत्रण रखने का समेकित योजना या प्रक्रिया होती है। जब आपसे ये पूछा जाए कि व्यवसाय की समस्त गतिविधियों पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपको बताना आंतरिक नियंत्रण। ठीक है, आंतरिक नियंत्रण संगठन की आंतरिक संचालन प्रक्रिया से संबंधित होती है। जब आपसे पूछा जाए कि संगठन की आंतरिक संचालन प्रक्रिया किससे संबंधित है, तो आपको बताना आंतरिक नियंत्रण से। ठीक है, आंतरिक नियंत्रण में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या आता है? वित्तीय नियंत्रण होना साथियों महत्वपूर्ण है। क्या होता है महत्वपूर्ण पक्ष? क्या होता है? वित्तीय नियंत्रण। आंतरिक नियंत्रण नहीं होने पर समय, धन व साधन का दुरुपयोग होता है। ठीक है, आंतरिक नियंत्रण के 2 महत्वपूर्ण अवयव हैं साथियों, ये महत्वपूर्ण है। कितने अवयव हैं? दो हैं। क्या क्या? आंतरिक निरीक्षण एवं आंतरिक अंकेक्षण। कहने का मतलब आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण पर निर्भर है, ये इसके अंग होते हैं। आंतरिक नियंत्रण का बड़ा उद्देश्य क्या है साथियों? अव्यय को नियंत्रित करना व धन के दुरुपयोग पर रोक लगाना। क्या होता है? अव्यय को तो नियंत्रित करना, जो खर्चा होता है उसको नियंत्रित करना, और धन के दुरुपयोग को रोक लगाना। आंतरिक नियंत्रण का अर्थ केवल आंतरिक निरीक्षण तथा आंतरिक अंकेक्षण ही नहीं है, वरन वित्तीय या अन्य कैसे भी नियंत्रणों की पूरी प्रणाली है, जो प्रबंधन के द्वारा कंपनी के कार्यकलाप को सुचारू रूप से चलाने के लिए, संपत्तियों की सुरक्षा के लिए और यथासंभव उसके लेखों को विश्वासपूर्ण तथा सही बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कैसा भी नियंत्रण, चाहे वह आर्थिक हो अथवा संस्था के प्रबंध से संबंधित हो या किसी अन्य प्रकार का हो, वह सब क्या कहलाएगा? आंतरिक नियंत्रण कहलाएगा साथियों। आंतरिक नियंत्रण में प्रशासनिक क्रियाओं का नियंत्रण भी शामिल होता है। यह भी ऑप्शन में आ सकता है कि निम्न में से कौन सा आंतरिक नियंत्रण में शामिल है, तो प्रशासनिक नियंत्रण आप शामिल करोगे। किसी भी संगठन द्वारा अपने निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपनाई गई प्रक्रिया आंतरिक नियंत्रण कहलाती है। ऐसे 315 के अनुसार क्या कहा गया है? किसी भी संगठन के द्वारा अपने निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपनाई गई प्रक्रिया को क्या कहा गया? आंतरिक नियंत्रण कहते हैं। प्रशासनिक नियंत्रण में संस्था की क्रियाओं की योजनाओं का निर्माण, संचालन, कुशलता को बढ़ाए जाने संबंधी समस्त पद्धति एवं कार्यविधि का मूल्यांकन, प्रबंधकीय नीतियों का निर्माण एवं उनका क्रियान्वयन आदि इसमें शामिल होता है। प्रशासनिक नियंत्रण में ये सभी चीज़ें शामिल होती है। क्या क्या होता है प्रशासनिक नियंत्रण में? संस्था की क्रियाओं की योजना का निर्माण करना, उसका संचालन करना, उसकी कुशलता को बढ़ाया जाना, समस्त पद्धति एवं कार्यविधि का मूल्यांकन करना, प्रबंधकीय नीतियों का निर्माण, उनका क्रियान्वयन। सभी प्रकार के नियंत्रण जो किसी व्यापारिक संस्था में व्यक्तिगत खाता बहियों के संबंध में संपूर्ण खातों के रखने, रोकड़ प्राप्तियों की जांच करने के लिए, यंत्रों के प्रयोग और मजदूरी का लेखा करने के लिए, समय का लेखा करने वाली घड़ियों आदि प्रयोग के लिए अपनाए जाते हैं, उन्हें आंतरिक नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। ये सभी किस में आते हैं? आंतरिक नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी व्यापारिक संस्था के कार्य की प्रक्रिया नियंत्रित, कुशल तथा उपयोगी बन सकती है। ठीक है, आंतरिक नियंत्रण क्या होती है? जिसमें व्यापारिक संस्था के कार्य की जो प्रक्रिया होती है वो नियंत्रित होती है, कुशल होती है और उपयोगी बन जाती है। इसके स्वरूप मुख्य रूप से 2 हैं: रोकड़ का नियंत्रण करना और सामान्य वित्तीय नियंत्रण।
इसके आधारभूत सिद्धांत क्या हैं साथियों? एक संपत्ति के वास्तविक प्रयोग करने का कार्य उस संपत्ति के लेखा करने के कार्य से पृथक कर देना चाहिए। ठीक है, क्या? एक संपत्ति के वास्तविक प्रयोग करने का कार्य उस संपत्ति के लेखा करने के कार्य से पृथक कर देना चाहिए। दूसरा है, कार्य का बंटवारा इस प्रकार कर देना चाहिए कि एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के परिणाम की जांच दूसरे के कार्य के परिणाम से की जा सके। आंतरिक निरीक्षण, एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को दूसरे व्यक्ति द्वारा जांच की जाती है ताकि छल कपट का पता चल जाए। अब मैं साथियों छोटा सा आंतरिक नियंत्रण, आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण। साथियों मैंने आपको बता दिया कि आंतरिक नियंत्रण के दो महत्वपूर्ण भाग हैं, क्या? आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण। इनको ये भी कहा जा सकता है आंतरिक नियंत्रण के दो अंग है, क्या? आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण। अब मैं हल्का सा बता दूं आपको, आंतरिक नियंत्रण क्या होता है? यह व्यवसाय की समस्त गतिविधियों को नियंत्रण रखे जाने की एक प्रक्रिया होती है। और जबकि आंतरिक निरीक्षण, कार्य का विभाजन इस प्रकार होता है कि एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य दूसरे द्वारा जांचा जाता है। अब आपके ऑप्शन में क्या आएगा कि एक कार्य का विभाजन इस प्रकार किया जाए कि एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य दूसरे व्यक्ति द्वारा जब जांच की जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? तो आपको बताना आंतरिक निरीक्षण। अब बात करते हैं आंतरिक अंकेक्षण। व्यवसाय के कर्मचारियों द्वारा ही अंकेक्षण कार्य किया जाता है। कहने का मतलब जहाँ पर जो कर्मचारी होता है उस संस्था के ही कर्मचारी द्वारा जो कार्य किया जाता है अंकेक्षण, वो क्या कहता है? आंतरिक अंकेक्षण कहलाता है। आंतरिक नियंत्रण में प्रयोजन क्रिया होती है, ठीक। आंतरिक निरीक्षण में संस्था की योजना होती है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण में उपदेशक क्रिया होती है। आंतरिक नियंत्रण विस्तृत शब्द है, आंतरिक निरीक्षण अंग है और आंतरिक अंकेक्षण भी एक अंग होता है। आंतरिक नियंत्रण वित्तीय या अन्य नियंत्रणों को समेकित होता है, जबकि आंतरिक निरीक्षण लिखने के साथ साथ जांच क्रिया भी चलती है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण लेखों का पुनरीक्षण होता है। अभी इनमें सभी में अंतर बताता हूँ विस्तार से आपको। अब देखो मैं अंतर बताऊँ, इसमें आपको समझ में आएगा आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण, इसमें आपको अंतर समझ में आना चाहिए। तो मैं आप सबसे पहले समय के आधार पर इस पे आधार पर चलेंगे अपन, किस में अंतर कर रहे हैं? आंतरिक निरीक्षण एवं आंतरिक अंकेक्षण में अंतर कर रहे हैं अपन समय के आधार पर। आंतरिक निरीक्षण में क्या होता है कि कार्य व लेखे साथ साथ चलते हैं। समय क्या करता है? कार्य भी और लेखे भी दोनों साथ साथ चलते रहेंगे। जबकि आंतरिक अंकेक्षण क्या होता है? जब लेखे लिख लिए जाते हैं उसके बाद ये प्रारंभ होता है, ठीक है। अतिरिक्त स्टाफ के संबंध में, आंतरिक निरीक्षण में अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण में कर्मचारी के अलावा पृथक से नियुक्ति की जाती है, अर्थात इसमें आवश्यकता होती है। आंतरिक निरीक्षण का क्या अर्थ होता है? कार्य व्यवस्था करना, जबकि आंतरिक अंकेक्षण में लेखा परीक्षा की आंतरिक व्यवस्था करना, ठीक। यहाँ तो कार्य की व्यवस्था की जा रही है, जबकि अंकेक्षण में लेखा परीक्षा की कार्य की व्यवस्था की जाएगी, ठीक। प्रयोग की दृष्टि से लेखे व कार्यों का सम्मिश्रण होता है, ठीक। आंतरिक निरीक्षण में क्या क्या होता है? आंतरिक निरीक्षण में क्या क्या होता है साथियों? लेखे व कार्यों का सम्मिश्रण होता है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण में लेखे का ही उपयोग होता है। अब प्रभाव की दृष्टि से छल कपट अशुद्धि का प्रभाव कम हो जाता है आंतरिक निरीक्षण में, जबकि आंतरिक अंकेक्षण में छल कपट अशुद्धि का पता लग जाता है। यहाँ प्रभाव कम हो रहा है, यहाँ पता लग जाएगा। कर्मचारी के बारे में बात करते हैं, सभी कर्मचारी का मनोबल बढ़ता है आंतरिक निरीक्षण में, जबकि आंतरिक अंकेक्षण में लेखा कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है। क्यों? कि लेखा कर्मचारी वो निरीक्षण करता है, इसलिए उन्हीं का ही मनोबल बढ़ता है इसमें। नियोक्ता को लाभ, न्यूनतम लागत पर अधिकतम व्यापारिक परिणाम प्राप्त होता है, इसमें लेखों की शुद्धता सुरक्षित रहती है। क्रिया, संस्था की योजना होती है, जबकि ये उपदेशक क्रिया होती है। जब आपसे पूछा जाए कि उपदेशक क्रिया क्या होती है, तो आपको बताना आंतरिक अंकेक्षण में, और संस्था की योजना जो बनती है वो क्या कहलाती है? आंतरिक निरीक्षण में। ये इनमें अंतर था साथियों, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से जैसे परिभाषा है, परिभाषा को हम आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो अधिक लंबा हो जाता है। बहुत बड़ा वीडियो बनने पे आप लोग को टाइम भी कम रहता है, क्योंकि सभी की अलग अलग परिभाषा दी गई है। आंतरिक अंकेक्षण की अलग परिभाषा दी गई है, आंतरिक नियंत्रण की अलग परिभाषा दी गई है, ठीक है। आंतरिक निरीक्षण की अलग अलग दी गई है। ये सभी हम
उसके अंदर बनाएंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है साथियों, उद्देश्य पे चलते हैं अपन। आंतरिक नियंत्रण क्या क्या उद्देश्य होते हैं। आधारभूत उद्देश्य व्यवसाय के व्यवहार और लेखों में होने वाली अशुद्धियों और छल कपट की संभावना को कम से कम करना, उस पर रोक लगाना होता है। कर्मचारी के कर्तव्य दायित्व सीमा का स्पष्ट निर्धारण किया जाना, प्रबंधन द्वारा स्थापित नीतियों विधियों का पालन करवाना, संपत्ति की सुरक्षा करवाना, त्रुटि एवं कपट का पता लगाना और रोकना, लेखों की शुद्धता, पूर्णता एवं आवश्यक सूचनाओं का समय समय पर संवहन करना, त्रुटि व छल कपट पर नियंत्रण हेतु कर्मचारी की कार्य क्षमता में वृद्धि करना, लेखे और खातों को पूर्णता और विश्वसनीयता प्रदान करना, प्रबंधन की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अब इसकी विशेषता क्या क्या होती है। यह वैज्ञानिक आधार पर कार्य का विभाजन किया जाता है। एक आदमी द्वारा किया गया कार्य दूसरे के हाथों से होते हुए जाता है। केवल काम का ही विभाजन होता है। इसके स्वरूप रोकड़ नियंत्रण के रूप में होता है। एक तो मोटे तौर पर 3 कार्य होते हैं। रोकड़ प्राप्त करना, रोकड़ का भुगतान करना और रोकड़ शेष रखना। दूसरा सामान्य वित्तीय नियंत्रण। तीसरा कर्मचारी के वेतन संबंधी नियंत्रण। चौथा है व्यापारिक लेन देनों संबंधित नियंत्रण। पांचवा स्टॉक के संबंध में नियंत्रण। छठा स्थायी संपत्तियों के संबंध में नियंत्रण। सातवां है विनियोग संबंधी नियंत्रण। आठवां दायित्वों का नियंत्रण। नौवां है व्यय का नियंत्रण। 10वां लेनदार व देनदारों पर नियंत्रण। ये सब इसके स्वरूप है। अब हम चर्चा करते हैं आंतरिक निरीक्षण के बारे में। अब तक हम किस पे कर रहे थे चर्चा? आंतरिक किस पे करते साथियों? आंतरिक नियंत्रण पे। अब हम चलते हैं आंतरिक निरीक्षण पे चलते हैं। ठीक है, यह श्रम विभाजन के सिद्धांत पे काम करता है। आंतरिक निरीक्षण किस सिद्धांत पे काम करता है साथियों? ऑप्शन में आ सकता है, आपको ध्यान रखना, श्रम विभाजन के सिद्धांत पर। आंतरिक निरीक्षण आंतरिक नियंत्रण का ही एक भाग होता है। दिन प्रतिदिन के होने वाले व्यवहारों का निरीक्षण किया जाना आंतरिक निरीक्षण कहलाता है। यह सतत रूप से चालू रहता है, ये सतत लगातार। ठीक है, जो मतलब इस जो चालू रहता है उससे क्या कहते हैं? आंतरिक निरीक्षण कहते हैं। किसी एक व्यक्ति का कार्य स्वतंत्र रूप से जांच लिया जाए या किसी अन्य कार्य के लिए वह पूरक कार्य बन जाए, ये सभी आंतरिक नियंत्रण कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? अशुद्धि एवं छल कपट को रोकना, कार्य का विभाजन करना, उत्तरदायित्व का निर्धारण करना, अशुद्धि कपट को शीघ्र ज्ञान होना, अंतिम खातों का शीघ्र निर्धारण करना, लेखा पुस्तकों की विश्वसनीयता और नैतिक प्रभाव पड़ना। मूल सिद्धांत: सभी कर्मचारियों में कार्य का वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि उनके कर्तव्य, दायित्व तथा अधिकार स्पष्ट और सुनिश्चित हो जाए ताकि आपसी हस्तक्षेप की गुंजाइश न रह सके। कार्य विभाजन इस प्रकार करना चाहिए कि एक ही कर्मचारी किसी लेन देन को शुरू से अंत तक अकेला न लिख सके। यथासंभव एक कर्मचारी को एक ही प्रकार का कार्य दिया जाए। यह कार्य की कुशलता तथा विशिष्टीकरण की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। किसी एक कर्मचारी को कई वर्षों तक एक ही कार्य पर नहीं लगाना चाहिए। कार्य में परिवर्तन करना आवश्यक है, किंतु कार्य परिवर्तन कर्मचारियों को पहले से सूचित किए बिना यकायक किया जाए। आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि एक कर्मचारी कार्य स्वतः ही अंतर्गत दूसरे द्वारा जांचा जा सके। कार्य विभाजन इस प्रकार से होना चाहिए कि संस्था के व्यय में भी वृद्धि न हो। किसी व्यक्ति विशेष पर आवश्यकता से अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। सबकीय संतुलन प्रणाली का प्रयोग होना चाहिए। इसकी कार्य व्यवस्था का उत्तरदायित्व किसी उत्तरदायी अधिकारी के हाथ में होना चाहिए। लेखा करने में श्रम बचत यंत्रों का प्रयोग होना चाहिए। पत्रों, प्रमाणकों आदि के फाइल करने की एक व्यवस्थित प्रणाली होनी चाहिए। डाक खोलने का कार्य एक उत्तरदायी कर्मचारियों को सौंपना चाहिए। सभी आवश्यक पत्र, रजिस्ट्री तथा मनी ऑर्डर आदि रजिस्टर में सही प्रकार से छड़ाने के पश्चात संबंधित व्यक्ति को सौंपना चाहिए। रोकड़ जो प्राप्त हो उसी दिन बैंक में जमा कर देनी चाहिए। रोकड़ प्रतिभूतियां तथा चेक इत्यादि का कार्य करने वाले कर्मचारियों को आवश्यक रूप से छुट्टी पर जाने देना चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है कि उनकी छुट्टी के समय में उनके द्वारा किए गए छल कपट का पता सुविधा के साथ चल सकता है। माल मंगाने, प्राप्त करने तथा भिन्न भिन्न विभागों को भेजने की सारी व्यवस्था होनी चाहिए। बिना आज्ञा के किसी को सामान ले जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। अप्राप्त ऋण, छूट, वापसी आदि के कार्य पर विशेष नियंत्रण होना चाहिए। इस संबंध में कठोर नियम होने चाहिए।
लेनदारों तथा देनदारों से पत्र व्यवहार करने या बातें करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति होने चाहिए। आवश्यक कार्यों जैसे मजदूरी का भुगतान, स्टॉक का मूल्यांकन, बिक्री इत्यादि कार्यों पर उचित नियंत्रण रखा जाना चाहिए। अब इसकी परिभाषा सबने अलग अलग दी है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की अलग परिभाषा है, ठीक है साथियों। स्पाइसर पेगलर ने अलग दी है, डी पोला ने अलग दी है, डिक्सी ने अलग दी है, DR डावर ने अलग दी है, लंकाश ने अलग दी है। ये हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेंगे साथियों को, ठीक है। आंतरिक अंकेक्षण पे चलते हैं अपन। लेखा पुस्तकों की जांच संस्था के ही कर्मचारी द्वारा कराई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? आंतरिक अंकेक्षण। जब लेखों की जांच संस्था के ही कर्मचारी द्वारा की जाए उसे क्या कहते हैं? आंतरिक अंकेक्षण। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की कार्यकुशलता को बढ़ाना तथा अशुद्धि व छल कपट की संभावनाओं को कम करना है। बड़ी बड़ी कंपनियों में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रबंध नियंत्रण की एक विधि होती है, इसके द्वारा नियंत्रण के दूसरे तरीकों का मूल्यांकन तथा उनकी समीक्षा की जाती है। इसका उद्देश्य उच्च स्तरीय प्रबंध नियंत्रण में सहायता पहुंचाना तथा संपत्तियों को सुरक्षित रखना। मूल्यांकन एवं समीक्षा का कार्य संस्था के कर्मचारी द्वारा ही किया जाता है। धारा 138 के अनुसार निजी कंपनी के लिए आंतरिक अंकेक्षण अनिवार्य है। प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी के लिए अनिवार्य है। प्रत्येक गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक ऐसी कंपनियां जिनकी पूंजी 50 करोड़ या अधिक हो, जिनका टर्नओवर 200 करोड़ या अधिक हो, जिनका बैंक या वित्तीय संस्थाओं से बकाया ऋण वित्त वर्ष के दौरान किसी भी समय 100 करोड़ से अधिक हो, जिनकी बकाया जमाएं वित्त वर्ष के दौरान किसी भी समय 25 करोड़ या अधिक हो। प्रत्येक निजी कंपनियां जिनका टर्नओवर 200 करोड़ या अधिक हो, जिनका बैंक वित्तीय संस्थाओं से बकाया ऋण वित्त वर्ष के दौरान किसी भी समय 100 करोड़ से अधिक का हो। इसी प्रकार परिभाषा दी गई है। प्रोफेसर मिक्स ने अलग परिभाषा दी गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स विभाग ने अलग परिभाषा दी है, ठीक है साथियों। इसका उद्देश्य लेन देन की जांच करना, लेन देन का परीक्षण करना, व्यवसाय की संपत्तियों की सुरक्षा करना और सुझाव देना। दोष अंकेक्षक का प्रबंधकों व कर्मचारियों से अत्यधिक संपर्क करना, अधिक अपव्यय होना, अनुत्पाद कार्य होना। साथियों ये सभी के हमने चैप्टर जो 4 है इंटरनल ऑडिट आंतरिक जांच वाला, आंतरिक नियंत्रण वाला, वो पूरा कंप्लीट करा दिया आपको। और इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं लगभग 140 हमने बना दिए हैं और करीब 200 की कोशिश कर रहे हैं। आपको हमारे प्ले स्टोर पे वर्षिका एकेडमी पे मिल जाएंगे। साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।